हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संघर्ष क्लासेस में फिर से स्वागत है दोस्तों। हम लोग सीएनटी एसपीटी एक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो जेपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसी के कड़ी में आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा कि पहला इंपॉर्टेंट जो शब्दावली है ना, इंपॉर्टेंट शब्दावली को हमने देखा, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट शब्द है सीएनटी एसपीटी एक्ट से रिलेटेड, उसके बारे में हमने पढ़ा, है ना। तो पहला शब्दावली हमने पढ़ लिया, है ना। दूसरा क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ लिया अभी तक ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य हमने अभी तक पढ़ लिया कि कैसे सीएनटी एसपीटी एक्ट बनने के पीछे क्या वजह रही है ना, कैसे कैसे बना है, इसके वजह क्या, इसका वजह हम लोग शुरुआत से पढ़े कि 1765 में अंग्रेज जब यहाँ आए तो नए नए जमींदार आए। वो जमींदार जो थे यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनजाति वर्ग को का शोषण करते थे, उनकी जमीन है सो छीन लिए तरह तरह का षड्यंत्र करके, है ना। इस वजह से यहाँ के जनजातीय वर्ग में उनके खिलाफ एक आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से 1831-32 में क्या हुआ, कोल विद्रोह हुआ। और ये क्या हुआ, कोल विद्रोह हुआ 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ। ये कोल विद्रोह जो है वो अंग्रेजों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर ये जनजातीय वर्ग क्यों इतना बड़ा विद्रोह किए, है ना। इसके लिए फिर बाबू राखलदास हल्दर, बाबू राखलदास हल्दर, इनके निगरानी में क्या किया गया, भुईहरी सर्वे कराया गया। क्या कराया गया? भुईहरी सर्वे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका कैडेस्ट्रल सर्वे भी बोलते हैं, है ना। कैडेस्ट्रल सर्वे करवाया गया, है ना। इसके बाद इसके आधार पे फिर बाद में है जो ये छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बनने का शुरुआत हुआ दोस्तों। हमने ये भी पढ़ा क्या अभी तक कि 1902 में इसका शुरुआत हो गया था। 1902 में इसका शुरुआत हो गया था, है ना। 1903 में इसका प्रारूप तैयार हो गया था बनके। 1903 में इसका प्रारूप तैयार हो गया था बनके, और फिर 11 नवंबर 1908 को ये लागू भी हो गया, बनके तैयार हो गया, लागू भी हो गया, ना। ठीक है, हमने अभी तक ये सब पढ़ा। इसका ब्लूप्रिंट कौन तैयार किए थे? जॉन एच हॉफमैन इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था, है ना। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि ये जो कानून बना, है ना, भूमि कानून जो बना, इसमें क्या क्या प्रावधान है, इंपॉर्टेंट प्रावधान, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। तो जो अध्याय 1 है, इसमें हम लोग एक चीज और पढ़े थे कि कुल मिला के इसमें अध्याय कितना था? 19 अध्याय था। इसमें कुल मिला के 19 अध्याय था। एक मिनट दोस्तों, इसको मिटा लेते हैं, है ना। इसमें अध्याय इसमें अध्याय कितना था? इसमें 19 अध्याय था और 271 धारा था। 19 अध्याय और 271 धारा था। इसमें आराम आराम से समझेंगे दोस्तों, हड़बड़ी में अगर समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। इसीलिए कंफ्यूजन जितना भी है अभी क्लियर कर लेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड और भी क्या फैक्ट है ना दोस्तों। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा इसमें क्या कि इसमें अध्याय जो था, अध्याय वो 19 अध्याय था इसमें, और धारा जो था वो 271 धारा था, ये पढ़ा। अब 19 जो धारा है, अगर इसमें एक एक करके बात करें तो अध्याय 1 में, है ना, अध्याय 1 में ही क्या ना था इसका, अध्याय 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम,
संक्षिप्त नाम, ठीक है, तथा इसका प्रसार, संक्षिप्त नाम तथा प्रसार, ठीक है। तो संक्षिप्त नाम तथा प्रसार, तो अध्याय इसमें धारा 1 से लेकर 3 तक है, धारा 1 से 3 तक इसमें संक्षिप्त नाम है, फिर इसका प्रसार है, फिर इसका परिभाषा है, ये तीनों चीज इसमें है ना। तो संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका नाम तो पूरा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, ये पूरा नाम है। और इसका संक्षिप्त नाम क्या है, CNT, C फॉर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, C फॉर छोटा नागपुर, सॉरी CN फॉर छोटा नागपुर, CN फॉर छोटा नागपुर, C फॉर छोटा, N फॉर नागपुर, और T फॉर टेनेंसी, है ना, टेनेंसी और एक्ट 1908। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CNT एक्ट, क्या बोलते हैं, CNT एक्ट, जो 1908 में बन के तैयार हो गया था और ये लागू भी हो गया था। इसका प्रसार कहाँ कहाँ है, यह अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होगा झारखंड के क्षेत्र में, एक तो नगर पालिका, जितने भी नगर पालिका वहां पे, छावनी, झारखंड में एक छावनी है रामगढ़ छावनी, वहां सहित संपूर्ण उत्तरी छोटा नागपुर, पूरा उत्तरी छोटा नागपुर, फिर आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में आपका, फिर पलामू प्रमंडल में भी लागू है, कोल्हान प्रमंडल में भी लागू है, ये 11 नवंबर 1908 से लागू है ना, यानी संपूर्ण झारखंड में इसको ये लागू है ना दोस्तों। नेक्स्ट, अब अध्याय 2 जो है, ये अध्याय 1 कंप्लीट हुआ, इसमें अध्याय 2, टोटल 19 अध्याय, तो अध्याय 2 क्या है, इसमें है काश्तकारों का वर्गीकरण किया गया, क्या है, काश्त, एक मिनट, काश्त, अध्याय 2 में काश्तकारों का वर्गीकरण, कितने तरह का काश्तकार पाए जाते हैं झारखंड में, ये है अध्याय 2 में क्या है, काश्तकारों का वर्गीकरण किया गया है। एक चीज इसमें समझ लेना है दोस्तों कि चाहे सरकार हो चाहे आम रैयत हो, है ना, सबके लिए बराबर यहाँ पे कानून है। अगर सरकार को भी एक यहाँ पे एक रैयत की तरह माना गया है, सरकार भी जो है मान लेते ये एक तरह का जमींदार है ना, सरकार ही भूमि का मालिक है ना, यही हमसे लगान वसूल कर रहा है, लगान हमसे यही ले रहा है, हम इसी को लगान दे रहे हैं। ये अपने अंदर अलग अलग काश्तकार नियुक्त कर रहा है ना, काश्तकार नियुक्त कर रहा है, फिर काश्तकार रैयत को नियुक्त कर रहा है ना, रैयत है दर रैयत को नियुक्त कर रहा है। अभी समझेंगे, ये सारा टर्म समझेंगे, है ना दोस्तों, क्या क्या बोल रहे हैं ये सारा समझेंगे। अब इसमें क्या परिभाषा दिया गया है, क्या क्या परिभाषा है, पहले तो है भूगुत बंधक, ये हम लोग पहले भी ये शब्दावली देखे थे, है ना, फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, है ना। भूगुत बंधक उसको कहते थे जो कुछ अपने जमीन के मतलब पैसा के एवज में अपने जमीन को किसी के सामने बंधक रखता था, है ना, और जो आदमी लेता था वो बंधक के तौर पे जो आदमी किसी दूसरे जमीन जिनका लेता था, जिनको पैसा की आवश्यकता था, उससे जो भी उपजता था वो अपने पास रखता था, बदले में जो आदमी कर्ज ले रहा है जमीन के बदले में, ना उसको ब्याज देना पड़ता था ना मूलधन वापस करना पड़ता था। ये मैक्सिमम 7 वर्षों के लिए था, है ना, और 7 वर्ष के बाद ये अपने आप ये खत्म हो जाता था ना। तो इसमें ऋण का मूल ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हाँ दोस्तों, ये 7 वर्ष के लिए दिया जाता था, है ना। बंधक देने वाला भूमि का उत्पाद का उपभोग करता था, जो भी बंधक जिसके पास रखा गया वो भूमि का उपभोग करता था तब तक जब तक उसका जमीन है ना। फिर ऋण का मूल उसको देना नहीं पड़ता था, सूद वापस नहीं करना पड़ता था, और समय सीमा का समाप्ति 7 वर्ष के बाद खुद खत्म हो जाता था ना। ये एक तरह का ये प्रयोग। दूसरा हम लोग जोत किसको कहते हैं, जोत शब्द भी प्रयोग होगा यहाँ। तो रैयत द्वारा धारित एक भूखंड है ना, जोत क्या है, जो रैयत के द्वारा धारित एक छोटा सा भूखंड है उसको जोत कहते हैं। यहाँ जोत के लिए भी नियम बना हुआ है दोस्तों। फिर कोड़कर क्या है, कोड़कर वैसी भूमि जो कभी मैदान थी, टाड़ थी, है ना, उसको कोड़कर धान का खेत बनाया गया, है ना, ठीक है। इसको कुछ क्षेत्र में क्या क्या बोला जाता है, इसको बहबाला भी बोला जाता है, खंडवत भी बोला जाता है, जल शासन भी बोलते हैं,
और अरियत की भी संज्ञा दी जाती है ना। तो बहबाला, खंडवत, जल शासन और अरियत, यहाँ से क्वेश्चन जेपीएससी में पहले भी पूछ चुका है दोस्तों, इसलिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भूस्वामी, भूस्वामी जमींदार या सरकार, अभी बता रहे थे ना, भूस्वामी जमींदार या सरकार कौन है? वैसा व्यक्ति, यहाँ पे देखिए सरकार को भी व्यक्ति बोल रहा है ना, वैसा व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकार जमीन धारण करता है, वैसा व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकार है, यानी सरकार के नीचे काश्तकार है, वो जमीन जो धारण करता है वही भूस्वामी है। भूस्वामी उसी को कहेंगे जो लगान लेता है ना, लगान लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, मुंडारी खूट कट्टीदार काश्तकारी, है ना, इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़े थे कि इसका अर्थ क्या है, मुंडारी खूट कट्टीदार का हित, है ना। इसमें क्या इसमें क्या होता है, मुंडारी खूट कट्टीदार का क्या हित है उसके बारे में इसमें बात होगा। भूधृति क्या है, भूधृति जो भूधारक हो, है ना, जो भूमि का धारण करते हैं उसको भूधृति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। भूधृति किसको, भूमि को धारण करने वाला, किंतु इसमें मुंडारी खूट कट्टीदार काश्तकार नहीं आते हैं। और जो भूधृति में मुंडारी खूट कट्टीदार काश्तकार नहीं आते हैं क्योंकि वो भूमि धारण नहीं किए हैं, वो एक्चुअल में भूमि बनाए हैं, इसलिए उनके लिए एक अलग से भूमि, उनके लिए अलग से नियम है ना, इसलिए भूधृति में हम लोग मुंडारी खूट कट्टीदार को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आराम से। फिर अस्थाई भूधृति, अस्थाई भूधृति किसको कहेंगे, इसका अर्थ वह भूधृति है जो वंशगत है, जिसके वंश से शुरुआत से चलते आ रहा है, यानी एक तरह का मुंडारी खूट कट्टीदार क्या है, वंशगत भूधृति है ना। फिर एक स्थावर शर्त, स्थावर शर्त क्या है, इसका अर्थ लगान से भिन्न भूमि, ऐसा भूमि जिस पर लगान नहीं लगाता ना, कि अधिभोग से जुड़ी सेवाएं है ना, और उसके कैसे उसका अधिभोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, उससे जुड़ी इसमें सेवा दिया गया है। फिर है पूर्णिया भूधृति, है ना, पूर्णिया भूधृति, वैसा भूधृति जो परिवार के नर वारिस, है ना, जो परिवार के नर वारिस के नहीं होने पर, ऐसा भूधृति अगर कोई परिवार में नर वारिस नहीं है, नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस हो जाता है ना, यानी उसके घर में अगर कोई नर नहीं है ना, कोई मेल फैमिली नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर उसके फैमिली में कोई नहीं बचा तो वो जमीन वापस चला जाता है सरकार को, यानी भूस्वामी को चला जाता है, इसको कहते हैं पूर्ण या भूधृति। एक है ग्राम मुखिया, ग्राम मुखिया क्या होता है, किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया को ग्राम मुखिया कहते हैं, चाहे वह मानकी हो सकता है, गांव का प्रधान हो सकता है, मांझी हो सकता है, या अन्य नाम से जहां जो नाम जाना जाता है उसके आधार पर होता है। अस्थाई बंदोबस्त का हुआ था, अस्थाई बंदोबस्त क्या है, 1793 ईस्वी में जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संबंध में किया गया अस्थाई बंदोबस्त थी, अस्थाई बंदोबस्त, यहाँ अस्थाई बंदोबस्त शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, जो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त हुआ था, कहाँ कहाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कभी हम लोग भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के हिस्सा थे, पहले बंगाल में थे, फिर बाद में बिहार के हिस्सा बने, फिर बिहार से कट के झारखंड अलग हुआ। तो अस्थाई बंदोबस्त अगर शब्द प्रयोग होगा तो उस वक्त के जो भी उस वक्त का जो भी बंदोबस्त था उसको अस्थाई बंदोबस्त कहें। कृषि वर्ष क्या है, वह वर्ष जो स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य प्रचलित है, कृषि वर्ष उसको कहेंगे जो स्थानीय क्षेत्र में कृषि प्रचलित है, उसी को हम लोग कृषि वर्ष कहेंगे दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट समय, तो ये सब टर्म आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए ताकि आसान होगा। पहले भी हम लोग इंपॉर्टेंट शब्दावली को बताए थे, यहाँ भी आपको बता दिए दोस्तों, आगे जहां भी अगर टफ शब्द आएगा उसका भी अर्थ बताने का हम लोग बताएंगे दोस्तों, है ना, कोशिश करेंगे उसको बताने का वहीं पे। नेक्स्ट, अभी हम लोग अध्याय 2 में क्या बताए थे कि अध्याय 2 में काश्तकारों का वर्गीकरण किया गया था, है ना, काश्तकारों का वर्गीकरण किया गया अध्याय 2 में, ये बताए थे। तो काश्तकार, काश्तकार मतलब सरकार। अब ये कितने तरह का होते हैं, ये है आपके 4 तरह का, है ना, काश्तकार सरकार का 4 तरह का हम लोग, एक तो भूधारक हो गया जो भूमि धारण करता है, भूधारक, एक हो गया रैयत आपका, है ना, एक रैयत हो गया, एक दर रैयत हो गया, एक हो गया मुंडारी खूट कट्टीदार, है ना। भूधारक टेन्योर होल्डर इसको कहते हैं, दूसरा रैयत है, फिर दर रैयत है, फिर मुंडारी खूट कट्टीदार है ना दोस्तों। आपको अभी अभी समझ में आएगा कि अभी अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 में आपको है जो भूधारक के बारे में पढ़ना है ना, अध्याय 4 में आपको रैयत के बारे में पढ़ना है ना, और अध्याय 5 में आपको मुंडारी खूट कट्टीदार के बारे में पढ़ना है। अध्याय 5 में किसके बारे में पढ़ना है, मुंडारी खूट कट्टीदार, तो अध्याय 5 को तो यही याद हो गया, और 6 में पढ़ना है आपको
अधिभोगी रैयत के बारे में। अध्याय 6 में क्या पढ़ना है? अधिभोगी रैयत के बारे में। और 7 में क्या पढ़ना है? 7 में पढ़ना है जो आप इसमें नहीं पढ़े। क्या-क्या छूट गया? जैसे दर रैयत छूट गया, अनाधिभोगी रैयत छूट गया, तो या खूट-कटीदार अधिकार प्राप्त रैयत, ये अलग से पढ़ेंगे दोस्तों, है ना? है ना? ये 5वां नंबर यही है। मुंडारी खूट-कटीदार, या यहीं पे इसको 5वां नंबर कर दीजिए। मुंडारी खूट-कटीदार अधिकार प्राप्त रैयत। यानी 7वां में वही जो इसमें छूट गया उसके बारे में पढ़ेंगे। है ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूधारक किसको कहते हैं? अभी बताए थे। वैसा व्यक्ति, ये सारा टर्म आया यहाँ बता दे रहे हैं, अभी आएगा आगे और भी बताएंगे ना। वैसा व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकार जमीन धारण करता है ना? वैसा व्यक्ति जिसके अंदर, है ना, जिसके अधीन काश्तकार जो है जमीन धारण करता है, और जो काश्तकार होता है वो लगान देता है जिसको, वो है भूधारक, है ना? तो भूधारक एक तरह का कौन है? काश्तकार है। अब भूस्वामी क्या है? एक तरह का मालिक है ना, यानी सरकार। काश्त क्या हो गया? काश्त एक तरह का खेती है। काश्त एक तरह का खेती है। काश्तकार वैसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो, जो अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो। अन्य व्यक्ति यहाँ कौन है? सरकार है। सरकार के अधीन जो व्यक्ति भूमि धारण करता है उसको काश्तकार कहते हैं, है ना? यानी भूधारक उसी को कहते हैं। भूधारक एक तरह का ये चीज है ना, करता हो, और इसके बदले में अन्य व्यक्ति को लगान देना पड़ता है, यानी जो दूसरा व्यक्ति है जो भूमि धारण कर रहा है उसको लगान देना पड़ता है अपने सरकार को। रैयत क्या है? काश्तकार को ही रैयत कहते हैं। रैयत, काश्तकार को ही रैयत भी कहते हैं, है ना? दर रैयत क्या है? दर रैयत को ही हम लोग दूसरा नाम सिकमी रैयत कहते हैं, है ना? इसका ऐसे गैर दखलकार रैयत, है ना? ऐसा रैयत जिसका मालिकाना हक नहीं है उसके ऊपर, है ना? वो किसी चीज के लिए या तो लीज पे लिया हो, या फिर किसी के मतलब किसी के अंडर काम कर रहा हो, उसका वो दखलकार नहीं है ना? वो कानूनन दखलकार नहीं है, बस उसका उपयोग के लिए कुछ दिन के लिए अपने पास रखा है। इस तरह का रैयत को हम लोग क्या बोलते हैं? दर रैयत कहते हैं ना, गैर दखलकार रैयत, उसमें दखल नहीं कर सकता वो, है ना? या ऐसा रैयत जो किसी रैयत के अधीन है ना, ये किसी रैयत के अधीन है। कोई जो रैयत है यानी काश्तकार है उसके अधीन जो है वो काम कर रहा है। फिर एक दखलकार रैयत क्या हो गया? वह भूमि जिस पर रैयत दखलकार होने का हक रखता है ना, यानी जो रैयत है, यानी जो जिसको जमीन सरकार से मिला है, वो जिस पे दखल दे सकता है उसको दखलकार रैयत कहते हैं, है ना दोस्तों? नेक्स्ट समझते हैं, आराम आराम से समझते हैं ना। मुंडारी खुटकट्टीदार, इसको कहते हैं कि सीएनटी की धारा 8, अभी पढ़ेंगे धारा 8, है ना दोस्तों? धारा 8 के अनुसार मुंडारी खुटकट्टीदार का आशय जंगल की वैसी भूमि से जिसके जिसके मुंडारी गांव के मूल संस्थापक में संयुक्त वंशज के, मतलब जो मुंडारी जो बसाए थे ना गांव का, मुंडा जो गांव को बसाए थे, वो एक्चुअली में मुंडारी खुटकट्टीदार है ना। अधिभोगी रैयत क्या हो गया? या अधिभोगी रैयत को ही कायमी रैयत कहते हैं ना। वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि का अधिभोग करने का अधिकार प्राप्त हो ना, अधिभोग करने का जिसको अधिकार प्राप्त हो, धारित भूमि जो उसको मिला हुआ जो भूमि है उस पर अधिभोग करने, यानी कोई भी काम करने का अपने फायदे के लिए या उसका उपयोग करने के लिए जो करता है उसको अधिभोगी रैयत कहते हैं ना। अनाधिभोगी रैयत या गैर कायमी रैयत क्या हो गया? वह व्यक्ति, ये वैसे ही जैसे गैर दखलकार था वैसे ही ये भी है, वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त नहीं है ना, जो धारित भूमि है उस पर अधिभोग नहीं कर सकता वो, ठीक है। खूटकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत, वह रैयत जिसे खूटकट्टी का अधिकार प्राप्त है, वैसे मुंडाओं के द्वारा, मुंडा जो गांव बसाए थे उसी तरह ये है खूटकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत। अब धारा 5, अभी हम लोग बताए थे ना धारा 5 क्या है, ये बताए थे। धारा 5 जो है आपका ये लैंड होल्डर के विषय में बात करता है। धारा 5 क्या है? लैंड होल्डर की बात करता है। पहले पढ़े थे ना, पहला भूधारक, भूधारक, दूसरा रैयत, है ना, तीसरा, देखिए, तो ऐसे ही धारा 5 में भूधारक के बारे में पढ़ना। वैसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हो एवं लगान चुकाता हो, उसको क्या बोलते हैं? भूधारक कहते हैं ना। वैसा व्यक्ति जो अपना जमीन सरकार से जमीन लिया हो या किसी और से जमीन किसी तरह वो लिया हो, है ना, जिसका वो लगान वसूल कर रहा हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? भूधारक कहलाएगा। रैयत क्या कहलाएगा? वह व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण किया, है ना। रैयत कौन होगा? ऊपर में शर्त नहीं था कि खेती करने के लिए जमीन लिया हो, है ना, नहीं था, दूसरे व्यक्ति की जमीन खेती कार्य के लिए लिया, है ना, इसमें भी है खेती कार्य के लिए लिया, इसमें भी खेती कार्य के लिए ही लिया है। देखिए, वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, इसमें मुंडारी खुटकट्टीदार नहीं आते, है ना। रैयत में मुंडारी खुटकट्टीदार नहीं आता है, तो खेती करने के लिए जो व्यक्ति भूमि धारण किया उसको रैयत कहते हैं। फिर 7वां खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत,
इसको क्या कहेंगे, वह रैयत जिसे उस भूमि पर जो ग्राम के मूल प्रवर्तक उसकी नर परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल के कृषि योग्य बनाई गई है का अधिभाग हक रखता है। मतलब क्या है इसका मतलब, वैसा व्यक्ति जो कभी आया, है ना, कौन आया था, मुंडा आया था, कौन व्यक्ति था वो, वैसा व्यक्ति वो मुंडा था, है ना दोस्तों। जंगल साफ करके, ये लोग जंगल साफ करके गांव बसाया, है ना, जंगल साफ करके ये खेती किया वहां पे। तो इन्हीं का जो वंशज है ना, ये इनके जो बाद में आए लोग, है ना, उनको जो इनसे जो इन पे ट्रांसफर जो हुआ जमीन, है ना, इस प्रकार के जो जमीन है वो खुद कट्टीदार अधिकार युक्त रैयत ये कहलाए, है ना। इन्हीं से जमीन, क्योंकि इनके पिता कभी ये यहाँ बनाया या दादा या परदादा जो भी बसाए होंगे, आज उनके वंशज होंगे ना, उन लोग को जो जमीन मिला वो हो गया खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत। उसी तरह मुंडारी खुदकट्टी रैयत, ये भी वैसे ही है, जंगल की भूमि को के भागों को जोत में लाने के लिए भूमि का धारण करने का अधिकार जो अर्जित किया हो, बाद में जो अर्जित किया हो, ये कैसे अर्जित किया वो बताएंगे। 1869 में जो सर्वे हुआ था, है ना, उस वक्त जो लोग का नाम शामिल हो गया उसमें, वो लोग मुंडारी खुदकट्टीदार कहलाए, है ना। 1869 में जो सर्वे, उस वक्त जो सर्वे कराया गया था उसमें जो लोगों का नाम इसमें आ गया, रजिस्टर में चढ़ गया, वो मुंडारी खुदकट्टीदार यहाँ पे बन गया, है ना। इसी तरह है अध्याय 3, है ना दोस्तों, अध्याय अध्याय 3 अध्याय 3 अध्याय 3 में हम अभी बताते हैं भूधारक के बारे में पढ़ेंगे समय। तो भूधारक क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे भूधारक के बारे में, भूधारक के लगान में बढ़ोतरी कब नहीं की जाएगी, है ना। जो भूधारक है उनका जो लगान है कब नहीं बढ़ेगा। किसी भूधारक की जमीन का लगान जो अस्थायी बंदोबस्त के समय से परिवर्तित नहीं हुआ, है ना, उसके लगान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, है ना। जो भूधारक है इसके लगान में, इसका मतलब कोई भूधारक है, कोई भूमि धारण किया हो, कैसे, बंदोबस्ती के माध्यम से, है ना, बंदोबस्ती के माध्यम से, है ना। बंदोबस्त का अर्थ क्या होगा, खेत का लगान निश्चित कर किसी को जोतने बोने के लिए ना, बंदोबस्ती जब किसी का जमीन ट्रांसफर होता उसी वक्त जो इस पे लगान फिक्स किया गया, है ना, तो इसमें फिर बाद में बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता है, ये अपरिवर्तनीय है ना, इसमें बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता है। यही बात यहाँ पे कह रहा है ना। इसमें ये बात कहा गया, धारा 9 में ये बात कहा गया, धारा 9 का में कहा गया क्या, 9A, इसमें कहा गया है कि भूधारक या ग्राम मुखिया का लगान वृद्धि की प्रक्रिया, ये कैसे लगान वृद्धि होगा, तो जो भूधारक होगा, ये तो बोल दिया कि इसका लगान वृद्धि नहीं किया जा सकता है, तो इसमें बोला गया इसमें कैसे वृद्धि होगा वो बताया गया। इसमें बताया जा रहा है कि भूधारक और ग्राम मुखिया का लगान केवल उपायुक्त, है ना, उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन पर पारित आदेश, है ना, उपायुक्त के पास जो आवेदन देंगे उससे जो आदेश पारित होगा उसके आधार पर, या फिर राजस्व या अधिकारी द्वारा पारित आदेश पर, है ना, कोई राजस्व अधिकारी हो या कोई और अन्य अधिकारी जो उस वक्त उसके लिए अपॉइंट किया गया है उसके द्वारा ही जब अगर वृद्धि किया जाएगा तभी ये बढ़ सकता है ना। नेक्स्ट, ये 9 का में बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 10, इसमें अध्याय 10 में क्या बताया गया कि किस प्रकार की भूमि की भूइहर जमीन, अच्छा किस प्रकार की भूइहर जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगा, किस प्रकार का भूइहर जमीन, है ना, किस प्रकार का जो भूइहर जमीन होगा उसके लगान पे ये वृद्धि नहीं हो सकता है, किस प्रकार का, वो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 था के अधीन किसी रजिस्टर में वह किसी भूइहर की जमीन पर लगान में वृद्धि नहीं होगा, ये बताया गया। कौन, ये छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 में जो बना था उस वक्त जो लगान फिक्स था उसके बाद इसमें वृद्धि नहीं होगा, ये बताया गया है। धारा 11 कह रहा है कि भूमि अंतरण की प्रक्रिया एवं उसका रजिस्ट्रीकरण, भूमि अंतरण मतलब ट्रांसफर, अंतरण मतलब ट्रांसफर की प्रक्रिया एवं उसका रजिस्ट्रीकरण, तो कैसे भूमि का ट्रांसफर हो सकता है,
कैसे उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इसके बारे में बात किया गया। किसी भूधृति मतलब भूमि का मालिक यानी भूमि को धारण करना हो, या उसके भाग या उसका अंतरण, है ना, किसी भूधृति का या उसके किसी भाग का अंतरण यानी ट्रांसफर किसके किसके माध्यम से हो सकता है, तो एक उत्तराधिकारी के माध्यम से हो सकता है ना। उत्तराधिकार मतलब वंशानुगत, है ना, पिता से उसके बेटे तक, फिर या तो उसको विरासत में कोई दे देगा, विरासत में मिला, या विक्रय, वो उसको खरीद के मिल सकता है, किसी से खरीदेगा पैसा के ऊपर, है ना, दान से मिल सकता है, या विनिमय द्वारा, है ना, विनिमय मतलब खरीद बिक्री के द्वारा, है ना, द्वारा किया जाए तो अंतरित यानी ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति, अंतरिती मतलब ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति को उस भूस्वामी किसको बोलते हैं हम लोग, सरकार को, बार बार बता रहे कि भूस्वामी किसको बोलेंगे, सरकार को। भूधृति जो जमीन को धारण किया यानी रैयत या काश्तकार, तो भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा, है ना, उसका कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना, जिसको हम लोग केवाला भी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कराना या रजिस्टर्ड कराना कहते हैं। इसके बाद के उपबंधों में भूधृति के अंतरण की रजिस्ट्री की प्रक्रिया का वर्णन, है ना, इसके बाद का जो उपबंध बनाया गया है उसमें क्या है कि कैसे अंतरण होगा, कैसे रजिस्ट्री होगा, इसके बारे में प्रक्रिया बताया गया। भूधृति का अर्थ क्या हो गया, काश्तकार या खेतिहर जिसे जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त है ना। भूधृति मतलब काश्तकार या खेतिहर जिसको जमीन मिला है, किसके लिए, उसको जमीन मिला है, मालिकाना हक जमीन का जो है। और भूस्वामी कौन गया, सरकार हो गया ना। जमींदार एक समय में जमींदार हुआ करता था, अभी कौन है, वो सरकार है। धारा 12 क्या कहता है, जो धारा 12 है इसमें वो कहता है कि उपायुक्त कब अंतरण रजिस्ट्री करने का आदेश देगा, है ना। उपायुक्त है जो अंतरण करने का रजिस्ट्री करने का आदेश कब देगा। हम लोग ये पता है ना कि सीएनटी एक्ट में जमीन का खरीद बिक्री का आदेश जो है वो लेना पड़ता है, किससे, उपायुक्त के माध्यम से। उपायुक्त के माध्यम से ऐसा क्यों करना उपायुक्त क्यों ऐसा करता है, वो जांच करता है कि जमीन जो बिक रहा है ये सही है कि नहीं, जमीन बेचने वाला आदमी के पास सारा जमीन कहीं बिक तो नहीं गया, अगर सारा बिक जाएगा तो फिर कहाँ फ्यूचर में कैसे रहेगा वो, है ना, किस वजह से वो जमीन बेच रहा है, कैसे जमीन बिक रहा है उसका, है ना। देखिए यहाँ लिखा है, यदि कोई भूस्वामी, है ना, यदि कोई भूस्वामी यानी सरकार, है ना, यानी सरकार का कार्यालय जहां से जमीन रजिस्ट्री होता है, धारा 11 जिसमें जमीन है जो ट्रांसफर की जा सकती है, इससे जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया है। यानी मान लेते हैं कि हम लोग जमीन कोई है सो रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया, ये बता के कि नहीं है इसका मतलब कोई एक कॉज लगा के कि नहीं ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो अंतरिती जो है यानी ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति, अंतरिती कौन है, ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति, उपायुक्त के पास आवेदन कर सकेगा। वो आवेदन करेगा कि हमको पैसा का जरूरत है या किस वजह से वो जमीन को है सो ट्रांसफर यानी बेच रहा है, वो एक तरह का यहाँ क्या हो गया, बेच रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, किसी को दे रहा है, दान कर रहा है, जो भी हो, वो क्यों कर रहा है, वो यहाँ पे आवेदन करेगा एवं उचित जांच करने के बाद उचित उपायुक्त है सो उचित जांच करेगा, उसके बाद उपायुक्त अंतरण रजिस्ट्री करने का आदेश दे देगा ना। उसके बाद उपायुक्त है जांच करने के बाद ही है सो इसको ट्रांसफर करने का आदेश दे देगा। यह धारा 12 का था। अब धारा 13 क्या है, भूधृति का विभाजन एवं लगान का निर्धारण। भूधृति मतलब भूमि धारण करने वाला का विभाजन, इसका विभाजन कैसे होगा, लगान का निर्धारण कैसे होगा। मान लेते हैं कि आज एक पिता है, उनके 2 बेटे हैं, एक ये और एक ये, इनके मरने के बाद ये दोनों के बीच में 50-50 जमीन बिक गया, 50% इसको बिका नहीं मतलब ट्रांसफर हो गया, तो भू राजस्व यानी लगान में भी बटेगा, इसको भी लगान अलग से देना पड़ेगा और इसको भी अब लगान, तो लगान का भी बंटवारा कौन करेगा, उपायुक्त करेगा, है ना। तो यही इसमें बताया गया है। इसको ये इनका जो बंटवारा हुआ वापस में, ये आपस में बंटवारा हो गया, ये जाके आपको बताना पड़ेगा उपायुक्त को। कैसे, तो उपायुक्त को डाक के माध्यम से, है ना, या खुद जाके आवेदन करना होगा आपको। देखिए किसी भूधृति, है ना, भूधृति मतलब भूमि धारण करने वाला के विभाजन या वितरण, अगर उसका विभाजन होता है या वितरण होता है, इस सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से, कैसे करना है, रजिस्ट्रीकृत डाक से भूस्वामी को भेज देने के बाद, है ना,
कि हम लोग के बीच में बंटवारा हो गया, इसको भेज देने के बाद भूस्वामी उस भूधृति का विभाजन एवं अलग-अलग भाग का लगान निर्धारित कर सकेगा, है ना? तो जो क्या होगा, भूस्वामी होगा यानी सरकार जो होगा उसका लगान बंटवारा कर देगा, है ना? कैसे-कैसे होगा? यदि भूस्वामी विभाजन या लगान के वितरण पर आपत्ति करता है ना, अगर भूस्वामी होगा यानी मालिक जो है उसका, यानी मालिक होता है सरकार, सरकार का आदमी कौन होता है? उपायुक्त होता है ना? या उसके उपायुक्त के द्वारा नियुक्त और भी लोग, है ना? जैसे सीईओ हो सकते हैं, सबसे नीचे सर्कल लेवल पे सीईओ है, उससे भी नीचे जा सकते हैं हम लोग, सीआई है ना? उसके नीचे भी कर्मचारी है। अगर ये लोग आपत्ति करता है तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन किया जा सकता है। इसके पीछे क्या है कि उपायुक्त के पास आवेदन किया जा सकता है, ये धारा 13 कहता है। आपको समझ में आ गया दोस्तों? आराम-आराम से इसको समझना है क्योंकि सीएनटी एसपीटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, है ना? आपका जेपीएससी में यहाँ आपको पहले ही बता चुके हैं कि 22 से 24 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है यहाँ से, है ना? ठीक है, नेक्स्ट धारा 14। धारा 14 क्या है? इसमें क्या है? जमीन का पुनर्ग्रहण, जमीन का पुनर्ग्रहण एवं परिस्थितियों में पुनर्ग्रहण पर रोक। किस परिस्थिति में होगा वो पुनर्ग्रहण पर रोक लगेगा, उसके बारे में। मान लेते हैं कि आज जमीन है सो कोई बेच दिया, है ना? या ट्रांसफर कर दिया किसी को, बाद में इसका कुछ विवाद हुआ या कुछ इसका कुछ भी जो भी वजह हो, ये वापस इसको चाहता है कि हम इसको पालें, तो ये किस स्थिति में इसको पुनर्ग्रहण हो सकता है और किस स्थिति में नहीं हो सकता है, इसके बारे में बात किया गया, है ना? कोई जमीन जो पुनः ग्रहण करने योग्य है ना, ऐसा जमीन जो इसको वापस पुनः लिया जा सकता है, अपने पुनर्ग्रहण की तिथि पर पुनर्ग्रहिती, अपने जो पुनर्ग्रहण की तिथि, जो पुनर्ग्रहण का जो तिथि है उसी पे पुनर्ग्रहित हो जाएगी, है ना? ये कह रहा है कि जो जमीन पुनर्ग्रहण का योग है, जिस तिथि पे पुनर्ग्रहण करने का योग है, उसी तिथि पे वो पुनर्ग्रहित हो जा सकती है। ये कह रहा है किस परिस्थिति में पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? किस किस स्थिति में पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है? किस स्थिति में? जहां निवास गृह, अगर उस भूमि पे कोई निवास गृह बन गया, घर बन गया, निर्माणशाला, अन्य अस्थायी भवन निर्मित हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में जमीन पुनर्ग्रहित नहीं हो सकता है ना? जिस पर उद्यान लग गया हो, उद्यान बना हो, बागान हो, नहर हो, पूजा स्थल हो, शमशान, कब्रिस्तान, इस जगह पे पुनर्ग्रहित नहीं हो, वापस किया जा सकता है जमीन को। जहाँ किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत खादान बनाया गया हो, अब किसी के जमीन पे खादान बन गया हो, वो चाहेगा कि हमको वापस जमीन मिले, तो ऐसी स्थिति में जमीन नहीं मिल सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है ना दोस्तों? नेक्स्ट अब है धारा 15। यहाँ पे ये भी समझना है दोस्तों, इसमें बहुत कोई लोग का कंफ्यूजन है। कुछ ऐसे जमीन जो इस नियम के खिलाफ कभी भी जमीन ट्रांसफर हो गया होगा, जो सीएनटी के नियम के खिलाफ है सो जमीन है सो ट्रांसफर हो गया होगा। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारी चीज बन जाता है, भवन बन जाता है, निर्माणशाला, स्थायी भवन, है ना? इस तरह चीज कुछ उस पे परमानेंट उस पे निर्माण हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी जमीन है जो पुनर्ग्रहित नहीं हो सकती है। यही इसमें समझाने का भी कहा बात है ना, चाहे वो सरकार उसको ले लिया हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर हुआ हो। तो कोई व्यक्ति चाहेगा कि फिर जाके हमें सो कोर्ट में केस करके ये जमीन वापस ले ले, तो अगर यहाँ कुछ निर्माण हो गया होगा तो नहीं हो पाएगा। हालांकि बहुत सारा रेयर केस में सरकार है जो ऐसा पारित करती है, मतलब सरकार नहीं, कोर्ट, है ना? कोर्ट है जो वहां पे जो परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया उसको भी तोड़ के वापस ले लेती है। ये भी बहुत जगह देखा गया है ना? धारा 15 है दोस्तों, धारा 15 क्या कहता है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर, जो धारा 11 में ही जमीन का रजिस्ट्री ट्रांसफर होने का बात था, पर भूस्वामी उस पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा, है ना? मतलब कह रहा है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री हो गया है, तो जो भूस्वामी है उस जमीन को वापस पुनः ग्रहण कर सकता है। ये मेन सरकार के पास ये इतना पावर होता है। अब अध्याय 4 का बात, अध्याय 4 क्या है? इसमें रैयत के बारे में बात किया गया है। रैयत का क्या अधिकार होगा, कैसे उसको क्या नियम पालन करना है, उसके बारे में यहाँ बात किया है। ये टॉपिक्स ना से सिर्फ जेपीएससी के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ के झारखंड के आम पब्लिक के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसका उपयोग
हर किसी के डेली लाइफ में अभी होता है ना? चलिए देखते हैं। इसमें धारा 16 अनाधिभोग अधिभोगाधिकार रहियत है ना? अधिभोगाधिकार, अनाधिभोग नहीं, अधिभोगाधिकार, अधिभोगाधिकार, उपयोग या उपयोग का अधिकार है ना? इसका क्या मतलब है? उपयोग या उपयोग का अधिकार। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तुरंत पहले, जो ये अधिनियम था, इसका जब ये शुरुआत हुआ उससे तुरंत पहले किसी कोई स्थानीय प्रथा के द्वारा किसी भूमि में किसी रैयत का अधिभोगाधिकार है ना? कोई भी जो स्थानीय नियम था, ये नियम बनने से पहले उसका अधिभोगाधिकार था उस पे। उस भूमि पर 12 वर्ष ना तो खेती की हो, अगर उसपे 12 वर्ष तक भी कोई खेती नहीं किया हो, ना ही उसे धारित किया हो और ना ही उसका धारण किया हो, तब भी उस पर उसका अधिकार बना रहेगा, तब भी उस पर उसका अधिभोगाधिकार बना रहेगा। ऐसा नहीं कि 12 साल से उसपे कोई किसी तरह का क्रियाकलाप नहीं हुआ है तो वो ज़मीन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है धारा 17, इसमें बंदोबस्त रैयत की परिभाषा दी गई है। धारा 17 में क्या है? बंदोबस्त रैयत, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा। इस धारा के अंतर्गत बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, है ना, वह व्यक्ति जो है ये अधिनियम, ये कानून बनने से पहले, है ना, या उसके बाद किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः, या तो किसी गांव में कोई जमीन पूरी तरह से या अंशतः पट्टे पे या रैयत के रूप में धारित किया हो, या तो उसको पट्टे पे मिला हो या रैयत के रूप में धारित किया हो। अब 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उस गांव का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा ना। तो 12 वर्ष का जब अवधि समाप्त हो जाएगा तो उस गांव का वो रैयत बन जाएगा ना। कोई व्यक्ति जब तक रैयत के रूप में भूमि धारण करता है, कोई व्यक्ति जब रैयत के रूप में भूमि धारण करता है ना, जब रैयत के रूप में भूमि धारण करता है, वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष बाद, है ना, वह रैयत का जो अवधि है उसके 3 वर्ष पश्चात तक ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा, है ना। जो वह रैयत जो है, जो उसका अवधि 3 वर्ष, तब तक वो ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यदि कोई रैयत धारा 71 आगे पढ़ेंगे दोस्तों, के अधीन या बाद में के जरिए भूमि पर कब्जा वापस लेता है तो जमीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक बेकब्जा रहने के बावजूद वह बंदोबस्त रैयत समझाएगा, है ना। अगर एक धारा 71 के तहत अगर वो जमीन पे कब्जा करता है तो 3 वर्ष तक बिना कब्जा किए भी वो बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं धारा 18 क्या है। धारा 18 इसमें है भूइंहरों तथा मुंडारी खुटकट्टीदारों का बंदोबस्त रैयत, है ना। इसमें भूइंहरी, आपको पता है जो उरांव के द्वारा जो बसाया गया गांव था वो भूइंहरी गांव था, मुंडाओं के द्वारा बसाया गया गांव खुटकट्टी गांव था। इसका बंदोबस्त रैयत, ये कैसे बने बंदोबस्त रैयत, इसके बारे में बात करते हैं ना। इस धारा में भूइंहरों तथा मुंडारी खुटकटीदार के बंदोबस्त रैयत होने से संबंधित प्रावधान है, इसके संबंधित प्रावधान है। क्या इससे संबंधित है? यदि किसी ग्राम में मंझीहस किसको कहते हैं? जो कभी जमींदार या खुटकट्टीदार या मुंडारी या भूइंहरी को जो जमीन मिल रहा था, बड़खेता के रूप में ज्ञात भूमि हो, है ना, मझियस के रूप में या बड़खेता के रूप में कोई ज्ञात भूमि हो, कि अतिरिक्त कोई भूमि, कोई भी भूमि, इसके अतिरिक्त भी कोई भूमि, है ना, जो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 1869 छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत जो उस वक्त जो रजिस्टर तैयार हुआ था में शामिल हो, तो उसमें जो भी शामिल हो गया होगा उस वक्त, वहां किसी भूइंहर परिवार के सदस्य लगातार 12 वर्ष तक, या फिर वहां कोई भूइंहर परिवार का सदस्य 12 वर्ष तक वहां लगातार रह रहा, तो भूमि धारण करते आए हो, तो वे, यानी वे कौन? भूइंहर परिवार के सदस्य बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे, है ना। अगर कोई इस तरह से, किस तरह से, पहले या तो जो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में के तहत उसका रजिस्टर जो था उसमें उसका नाम शामिल हो, या फिर वो कोई भूइंहर परिवार का सदस्य हो, या फिर वहां 12 वर्ष से लगातार भूमि धारण करके हो, तो वैसे सदस्य को बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा, है ना। मझिहस रैयत के बारे में बताया कि जो जमींदार को उस वक्त का जमीन में, किसी गांव की ऐसी भूमि, किसी गांव की ऐसी भूमि, है ना दोस्तों, किसी गांव की ऐसी भूमि जो मुंडारी, ऐसी किसी गांव की ऐसी भूमि जो मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी का भाग ना हो, है ना। मतलब कोई गांव का ऐसा भूमि जो मुंडारी खूंट कटीदार काश्तकारी का भाग नहीं हो, फिर भी
इस अधिनियम या इसके प्रारंभ से पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, है ना, फिर भी इस अधिनियम से या इससे पहले जो भी नियम था उसके अधीन किसी अभिलेख में मुंडारी खूंटकटीदार के रूप में दर्ज हो, है ना, ठीक है, मतलब कोई भी अभिलेख है जिसमें उसका मुंडारी खूंटकटीदार के रूप में उसका नाम दर्ज हो, तो ऐसे ग्राम के मुंडारी खूंटकटीदार काश्तकारी परिवार के सभी पुरुष, है ना, तो ऐसे ग्राम के जितने भी पुरुष हैं, यानी किसके पुरुष, मुंडारी खूंटकटीदार काश्तकारी परिवार के, है ना, जितने भी सभी पुरुष सदस्य जो उस गांव में लगातार 12 वर्ष से भूमि धारण करते हो, वो सारे बंदोबस्त रहिए समझे जाएंगे, है ना, ये भी बंदोबस्त रहिए समझे जाएंगे दोस्तों। कौन, तो कोई भी गांव में जो मुंडारी खूंटकटीदार काश्तकारी का भाग नहीं भी हो, है ना, इसका भाग नहीं हो, फिर भी उस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व या इसके बाद, है ना, उसके पास कोई ऐसा अभिलेख हो, कोई ऐसा पेपर हो, अभिलेख का मतलब कोई पेपर हो जिसमें उसका नाम दर्ज हो किसके रूप में, मुंडारी खूंटकटीदार के रूप में, है ना, और उस गांव में लगातार 12 वर्षों से रह रहा, तब भी उसको बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर है धारा 19 बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार। अब बंदोबस्त रैयत को क्या क्या अधिभोगाधिकार मिला हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। वैसा व्यक्ति जो धारा 17 और धारा 18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत, अभी धारा 17 और धारा 18 पढ़े इससे पीछे, उसके अधीन जो बंदोबस्त रैयत वहां पढ़े थे हम लोग बंदोबस्त रैयत के बारे में, उसके अधीन बंदोबस्त रैयत हो तो उस गांव में उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित सभी भूमि पर अधिभोगाधिकार होगा। तो उसको रैयत के रूप में उस गांव में जितने भी भूमि है उसके ऊपर उसका अधिभोगाधिकार होगा, अगर वो धारा 17 और धारा 18 के अंतर्गत भूमि पर वो बंदोबस्त रैयत हो तब। नेक्स्ट दोस्तों, धारा 20 अस्थाई भूधारक। अस्थाई भूधारक किसको कहते हैं, जब किसी अधिभोग जोत का भूस्वामी भूधारक हो, है ना, जब किसी अधिभोग जोत का, अधिभोग मतलब जिसका उपयोग कर रहे हैं, है ना, जोत का भूस्वामी भूधारक हो एवं जोत में भूस्वामी मतलब सरकार का रैयत को संपूर्ण हित अंतरण उत्तराधिकारी द्वारा संयोजित हो, है ना, कैसे मिला हो इसको, उत्तराधिकारी यानी बाप के बाद इसको मिल गया हो, उत्तराधिकारी से इसको मिल गया, तो ऐसे व्यक्ति है जो अस्थाई भूधारक कहलाएगा, यानी जो इसके बाद इसको वंशानुगत इसको मिला हो तो भी ये अस्थाई भूधारक कहलाएगा, जिसको मिला है वो भी। ये धारा 20 दोस्तों, है ना। नेक्स्ट देखते हैं धारा 21। धारा 21 में क्या बोला है, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार, है ना, भूमि का उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, अधिभोगी रैयत को क्या क्या अधिकार मिला हुआ है भूमि का उपयोग करने का, इसे बताया भी गया कि हम लोग भूमि को कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये धारा 21 में बताया गया है। इसमें कैसे क्या क्या है, तो पहला देखते हैं, वह अपनी भूमि का उपयोग अस्थाई रीति रिवाज के द्वारा कर सकता है ना, इसके बिना भी कर सकता है वो, है ना, तो उसको वो जैसे चाहे वो उसका उपयोग कर सकता है। देखिए यहाँ लिखा है, रीति या प्रथा के द्वारा कर सकता है ना, स्थानीय रीति या प्रथा के द्वारा, इसके बिना भी कर सकता है, काश्तकारी के लिए, इसके बिना भी काश्तकारी के लिए कर सकता है। वह अपनी भूमि का प्रयोग कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है, इसमें कृषि कार्य कर सकता है, इसमें ईंट बना सकता है, खपड़ा का निर्माण कर सकता है, पेयजल का निर्माण कर सकता है, वहाँ पे कृषि कार्य कर सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है, खुदाई कर सकता है, बांध बना सकता है, आहरा बना सकता है, ऐसे निर्माण कर सकता है, उसपे व्यापार भी कर सकता है, कुटीर उद्योग को भी लगाया जा सकता है, उसे संचालन के लिए भवन बनाने का के संदर्भ में भी इसका उपयोग कर सकता है, ये सारे उपयोग कर सकता है। यदि कोई रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है ना, यदि कोई रैयत जो है अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है, नहीं उसका जो जोत है उसका जो लगान देगा, कैसे लगान देगा, तो ऐसी जोत पर किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित तालाब, है ना, तो ऐसा जो जोत होगा उस पर किसी भी प्रयोजन के लिए जो तालाब बनाया गया, निर्मित तालाब के उत्पादों पर जो तालाब वहां बना है ना, इसका जो उत्पाद होगा तालाब पे उत्पाद यानी मछली होगा, पर भूस्वामी यानी सरकार का हिस्सा 9/20 होगा, 9/20 किसका होगा, सरकार का होगा, है ना, और रैयत का कितना होगा, 11/20 रैयत का होगा, है ना। ये कहा किस पे, तालाब की स्थिति में, है ना, निर्मित तालाब, ठीक है, इस पर लगान भी दे रहा है, वैसी स्थिति में ऐसा उसके उत्पादन पे भी है सो देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, भूस्वामी को इतना हिस्सा बनता है। नेक्स्ट, अब वृक्ष, कोई जमीन है उसके ऊपर वृक्ष लगा हुआ है, पेड़ पौधा लगा हुआ है, तो उसकी स्थिति में कैसे बंटवारा होगा, है ना,
तो इसके ऊपर भी बात किया गया है। कोई भी रैयत जिसे किसी भूमि के बारे में अधिभोगाधिकार हो, है ना, किसी भूमि को का अधिभोग करने का अधिकार मिला हुआ, तो उस भूमि के लगान और भुगतान नगद किया जाता है ना, तो उस भूमि का जो लगान है का भुगतान जो नगद किया जाता है, और भूमि लगान मुक्त हो या फिर भूमि है सो लगान मुक्त भी हो, तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है, रैयत उस भूमि पर वृक्ष या बांस लगा सकता है, रैयत है उस भूमि पर वृक्ष लगा सकता है, बांस लगा सकता है, उसे काट सकता है तथा उसे ले सकता है, काट भी सकता है, ले सकता है। रैयत उस भूमि पर लगे बांस, चाहे उसके द्वारा ना लगाया गया हो, बांस खुद भी लग गया हो, वो काट सकता है और ले सकता है। रैयत उसको काट भी सकता है और ले भी सकता है। रैयत ऐसी भूमि पर खड़े किसी वृक्ष के फूलों, फलों एवं अन्य उत्पादों का प्रयोग कर सकता है। उसमें जो भी पेड़ पौधा पे फूल फल और उसका अन्य उत्पाद उसका उपयोग कर सकता है, तथा वृक्षों पर लाह एवं कुशवारी उगा सकता है। उसका जो वहाँ वृक्ष लगा उस पर लाह भी का उत्पादन कर सकता है या कुशवारी उगा सकता है, तथा उसका उपयोग कर सकता है ना? और उसका उपयोग भी कर सकता है। ये उसको वृक्ष के संबंध में अधिकार मिला हुआ है रैयत को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये 21 का था। यदि ऐसी भूमि के लगान का भुगतान धारा 61 के अनुसार किया गया हो, धारा 61 में क्या है, लगान कैसे भुगतान किया उसके बारे में बात किया गया हो, आगे पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, जा रहा हो, तो इस भूमि का उत्पादित कास्ट, है ना, जो लकड़ी होगा, कास्ट होगा, में भूस्वामी और रैयत का हिस्सा बराबर होगा। तो भूस्वामी यानी सरकार और जो रैयत है उसका बराबर बराबर हिस्सा होगा। इस भूमि पर उगने वाले सभी वृक्षों के उत्पादों, जितना भी वृक्ष है उसके ऊपर जो उत्पाद, जो भी उगने वाले हैं, जो भी आने वाले उत्पाद से फूल फल एवं अन्य उत्पाद में भूस्वामी का हिस्सा कितना होगा, तो भूस्वामी सरकार का हिस्सा 9/20 और रैयत का हिस्सा 11/20 होगा। ये पहले से बंटवारा है ना? या फिर क्या हो गया, काश्तकार के अधीन कोई रैयत हो, है ना, कोई काश्तकार के अधीन कोई रैयत हो, इसके अधीन कोई हो, तो उसके बीच में इसी तरह का बंटवारा होगा। अब रैयत को बेदखल कब किया जा सकता है, रैयत की बेदखली कब किया जा सकता है, यदि बेदखली मतलब उसको जमीन से निकाल दिया जा सकता है, कब, ये धारा 22 में ऐसा बात किया गया ना। यदि यदि अधिभोगी रैयत, है ना, यदि अधिभोगी रैयत अपनी जोत पर धारा 21 या 21 का के द्वारा प्राधिकृत रीति, जो भी हम लोग 21 पढ़े और 21 का में जो नियम बताया गया उसके आधार पर तथा संविदा के शर्तों के अनुरूप खेती करता रहा हो, तो उसे भूस्वामी द्वारा किसी विनिष्ट आधारों से संविदा से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अगर धारा 21 या 21 का के आधार पे अगर वो सारा चीज कर रहा है तो उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है। लेकिन धारा 21 में जो प्रावधान और 21 का में जो प्रावधान है ना, कि कैसे टैक्स सारा बंटवारा होगा, उसके आधार पर अगर वो नहीं करता है तो उसको जमीन से बेदखल भी किया जा सकता है। धारा 23 क्या कहता है, धारा 23 है अधिभोग जोत, जोतों के अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। ये धारा 23 करा कि आपका जोत जो है, अभी हम लोग जोत करते है ना, उसका भी कैसे अंतरण होगा, वैसे ही जैसे पीछे पढ़े थे। यदि कोई अधिभोग जोत विक्रय, दान, वसीयतनामा या विनिमय द्वारा अंतरित कर दिया जाए तो अंतरिती उस भूस्वामी के कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएगा, है ना। इसमें जोत के बारे में बात किया, वहां हम लोग ऐसो जमीन के बारे में बात कर रहे थे ना, वहां पे हम लोग भूधृति के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे जोत के बारे में कर रहे हैं ना। लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता, क्या क्या रैयत की बाध्यता है, लगान कैसे ये लगान कैसे भुगतान करेगा उसके बारे में बात किया। अधिभोगी रैयत अपनी जोत के लिए उचित एवं सामयिक दर से लगान का भुगतान कर सकेगा, है ना। जो अधिभोगी रैयत है वो अपने जोत के लिए उचित और सामयिक दर से, है ना, जो उचित दर होगा और उस वक्त का जो दर होगा उसके आधार पर ही भुगतान करना होगा। ये धारा 24 कहता है। धारा 27 क्या है दोस्तों, धारा 27 है रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की रीति। रैयत का जो जोत है उस पर कैसे लगान बढ़ेगा उसके बारे में कहा गया है ना, कैसे जोत बढ़ेगा। यदि इस अधिनियम या इसके पूर्व प्रवृत्त किसी विधि, या तो ये अधिनियम इससे पहले जो भी नियम था उसके अधीन क्या है, अधिकार अभिलेख का प्रकाशन नहीं किया गया हो। जब अधिकार अभिलेख क्या हो गया, आपका जो अभिलेख है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस वक्त, जैसे खतियान हो गया, खेवट हो गया ना, तो अधिकार अभिलेख का प्रकाशन नहीं किया गया हो या ऐसे किसी अभिलेख की तैयारी के लिए आदेश निर्गत नहीं किया, या फिर ऐसा कोई अभिलेख बनाने का कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया हो, तो क्या होगा, तो अधिभोगी रैयत
तो अधिभोगी रैयत जिसका लगान वृद्धि का दायी हो तो केवल धारा 29 के अधीन ये किसके द्वारा कर सकता है? उपायुक्त के द्वारा पारित आदेश से ही लगान बढ़ाया जा सकता है। बस इसमें यही पूछेगा कि किसके द्वारा लगान बढ़ाया जा सकता है, तो उपायुक्त के द्वारा जो आदेश पारित होगा उसी के आधार पर लगान बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई नेक्स्ट है, यदि कोई अभिलेख प्रकाशित कर दिया गया, पर प्रकाशित नहीं हुआ था, यहाँ पे प्रकाशित कर दिया गया, या अभिलेख की तैयारी के लिए आदेश निर्गत कर दिया गया है ना, या आदेश निर्गत भी कर दिया गया, तो धारा 62, 62, धारा 94 और धारा 99 में निर्दिष्ट दिशाओं, इसके दशाओं में धारा 29 के अधीन है, जो उसमें दिया हुआ धारा 62, धारा 94, धारा 99 में निर्दिष्ट दशाओं में जो उसमें धारा 29 के अधीन उपायुक्त के आदेश से तथा अन्य दशाओं में धारा 12 के अधीन राजस्व अधिकारी है ना। एक तो धारा 29 में उपायुक्त के आदेश के आधार पर, और अन्य कोई दशा हो तो राजस्व अधिकारी के पारित आदेश से लगान बढ़ाया जा सकता है। ये धारा 12 के अधीन किया है। इसे मिलने क्या है कि धारा मतलब कैसे राजस्व या लगान बढ़ाने की के बारे में बात किया गया है इसमें दोस्तों, धारा 27 में। नेक्स्ट है धारा 33 का, है ना दोस्तों, धारा 33 का, इसमें क्या है? रैयत के जोत के लगान में कमी संबंधी प्रावधान है ना। जो रैयत के जोत है उसके लगान में जो कमी है उसके संबंधी इसमें प्रावधान किया गया है। कैसे जोत पे लगान का कमी हो सकता है? रैयत के जोत में निम्नलिखित दशाओं में उपायुक्त के द्वारा ही कम किया जा सकता है। उपायुक्त ही इसको भी कम कर सकता है। कैसे? यदि जोत का लगान धारा 29 के अधीन 1 जनवरी 1911 या 31 दिसंबर 1936 के बीच किसी समय बढ़ा दिया गया हो, है ना, तभी इसको कम किया जा सकता है। जब धारा 29 के अधीन, है ना, 1 जनवरी 1911 या 31 दिसंबर 1936 के बीच में कभी भी अगर बढ़ा दिया गया हो तभी कम किया जा सकता है। दूसरा, यदि जोत किसी अंश या पूरी जोत, है ना, कोई अंश में या पूरी जोत की मिट्टी किसी आकस्मिक या क्रमिक कारणों से अस्थायी या अस्थायी रूप से आकृष्ट या निम्नीकृत हो गई हो, है ना, जो उसकी मिट्टी हो वो उस मतलब अनुपजाऊ हो गई हो, ऐसी स्थिति में लगान कम किया जा सकता है। यदि जोत का स्वामी, जो जोत का स्वामी है, सिंचाई का प्रबंध करने में असफल रहा, और अगर वहां पे सिंचाई का जो प्रबंध है वो करने में असफल रहा, तो ऐसी स्थिति में उस पर लगान कम किया जा सकता है। किसके आदेश से? उपायुक्त के आदेश से। ये धारा 33 का में इस तरह का बात कहा गया है। आगे है, यदि वर्तमान लगान के जारी रहने के दौरान मुख्य खाद्य फसलों के औसत स्थानीय मूल्य में गिरावट आ गई, है ना, जो भी खाद्य फसल उस पर लगाया गया अगर उसमें अचानक से कमी आ गया हो तो ऐसी स्थिति में लगान को कम किया जा सकता है। यदि रैयत द्वारा धारित भूमि का क्षेत्र उस क्षेत्र से कम है ना, अगर जो रैयत के द्वारा जो जमीन मिला हुआ है वो जो उसका जमीन है उससे एक्चुअल जमीन से कम है, जिसके लिए उसे उसके द्वारा पूर्व में लगान भुगतान किया गया, है ना, जिसके लिए पहले ज्यादा जमीन का वो लगान भुगतान कर रहा था, अभी उसका कम हो गया हो तो भी उसका जमीन का लगान कम हो जाएगा, है ना। तो है ना, इसमें बताया गया कि अधिनियम 24 से लेकर 36 तक लगान एवं उससे संबंधित पहलुओं के बारे में प्रावधान किया गया है। मतलब 24 से लेकर 36 तक आपको लगान से संबंधित प्रावधान किया गया। सिमिलरली क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहला तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपका धारा वो पढ़ना है सबसे, इसमें तो आपको ये पूछेगा कि किस अध्याय में क्या है ना, तो मेनली शुरुआत का पहला अध्याय ये याद रखना है, दूसरा, है ना, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना। पहला में हम लोग पढ़े थे क्या दोस्तों? प्रसार कहाँ कहाँ है, फिर परिभाषा इसी में पढ़े, है ना, अलग अलग शब्द का परिभाषा इसी में पढ़े, है ना, फिर इसका क्या नाम होगा, इसका फुल पूरा नाम इसमें पढ़े, है ना। दूसरा हम लोग क्या पढ़े? भू स्वामी के बारे में पढ़े, है ना, या भूधृति के बारे में पढ़े, नहीं, दूसरा हम पढ़े काश्तकारों का वर्गीकरण, काश्तकारों का वर्गीकरण इसके बारे में पढ़े। फिर तीसरा हम पढ़े भू धृति या भूस्वामी, चौथा हम पढ़े रैयत के बारे में, है ना, पांचवा में पढ़ेंगे खुटकट्टी दार रैयत के बारे में, है ना। तो ये मेरे लिए आपको इंपॉर्टेंट ये सारा याद रखना दोस्तों, ये आपका था। आशा करते हैं कि आपको मैं समझा सका। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे दोस्तों हम लोग, है ना, और
क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देखेंगे। आपको हो सकता है कि थोड़ा इसमें टर्म जो है वो थोड़ा लगे थोड़ा अटपटा, क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म, कानूनी भाषा, इसमें बहुत सारा चीज़ है। लेकिन अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आने लगेगा दोस्तों, है ना? इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं, आपको सिर्फ़ इसमें जानना है कि क्या है, कैसे ये काम करता है, ये सारे नियम, ये जानना। आपको मेनली इससे मोटा-मोटी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपको इसको बढ़िया से देखना है। इससे आगे का अभी जो हम लोग यहाँ तो अभी 4 अध्याय पढ़े, अभी और भी अध्याय है, उसको धीरे-धीरे करके नेक्स्ट वीडियो में लाएँगे दोस्तों। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए थैंक यू। आप लोग हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आशा करते हैं कि हम आपको समझा सकें। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम होगा दोस्तों, है ना? थैंक यू।